नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। आपने अक्सर लोगों को हॉस्पिटल में सही इलाज ना मिलने की शिकायत करते हुए सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं जो एक छोटे से कस्बे में होने के बावजूद भी लोगों को बेहतर इलाज मुहैया करा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर लोग अस्पताल पर सही इलाज नहीं करने का आरोप लगाते हैं और कई बार अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं मिलने पर मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। लेकिन दूदू कस्बे के स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मरीजों को हर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराकर एक मिसाल कायम की है। एक छोटे से कस्बे में होने के बावजूद इस हॉस्पिटल के द्वारा यहां आने वाले मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले मरीजों को न केवल सही समय पर इलाज मिल पा रहा है, साथ ही मरीजों को इलाज के लिए भटकना भी नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर गौरी शंकर शर्मा का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करवाना है, ताकि उनको इलाज के लिए कहीं भी भटकना न पड़े। स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में थायराइड, विटामिन और सभी प्रकार के हार्मोन की डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन की सुविधा 24 घंटे मुहैया कराई जाती है और इसके रिपोर्ट को भी महज 2 घंटे में मरीज को दे दिया जाता है, ताकि मरीज को सही समय में इलाज मुहैया कराया जा सके। यहाँ ब्लड स्टोरेज की सुविधा भी 24 घंटे मरीजों को मिलती है। स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, RGHS योजना व सरस डेयरी बीमा योजना के साथ सभी सरकारी सुविधाओं के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, जिससे दूदू क्षेत्र के लोगों को उचित समय पर पूरा इलाज मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया हर खबर के रिपोर्टर W गोस्वामी ने और बात की यहाँ काम करने वाले उन कर्मचारियों से जो यहाँ आने वाले हर मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश कर रही हैं। सर LFT, RFT जो लीवर किडनी के फंक्शन टेस्ट होते हैं वो इस मशीन में किए जाते हैं और काफी पेशेंट को जल्दी रिपोर्ट दे दी जाती है। कितना घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं? आधे घंटे में दे देते हैं सर रिपोर्ट। CT स्कैन की सभी प्रकार की जांचें की जाती है, इसमें हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस सभी प्रकार की बोन्स की जांच की जाती है और विदिन 1 आवर हम रिपोर्ट्स की भी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और 24 घंटे से हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध होती है। सिटी सैंपल प्लस ECG करती हूँ। अच्छा, ECG में कितनी पैराग्राफ काम करते हैं? 3+ करते हैं ना 1+ करते हैं? 3+ करते हैं। ECG रिपोर्टिंग के लिए अगर कोई मरीज आपसे कोई सलाह विमर्श करे तो उसके लिए आपने मरीज को क्या सलाह देते हैं? मैं ये सलाह देती हूँ कि ये ECG मैंने निकाल दिया और आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखा दीजिए। 60 से 70 एक साथ में सैंपल के हॉर्मोन्स के जांच, बायोकेमिस्ट्री की जांच, इलेक्ट्रोलाइट की जांच, CBC की जांच सारे यहाँ पे मौजूद है। CBC की जांच तो छोटा छोटा गांव में भी चालू है, मगर ये हार्मोन्स और बायोकेमिस्ट्री की बात करते हुए देखा जाता है कि ये जयपुर बिना होता ही नहीं। जहां पे थायराइड के लिए हमको 24 घंटे इंतजार करने पड़ता है तब रिपोर्ट आता है, 2 घंटे में थायराइड की जांच अवेलेबल कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी चीज है। और जहां पे प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम में कभी थायराइड हो तो डॉक्टर को क्रिटिकल महसूस होते हैं और जिसमें ब्लड कम हो, इलेक्ट्रोलाइट की जांच करके और हेमोग्लोबिन की पूरी पूर्ति करके, स्टोरेज की व्यवस्था करके हर ग्रुप के ब्लड यहाँ पे अवेलेबल है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और उसी को सही मायने में सार्थक किया है स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने, जहां एक ही छत के नीचे मरीजों को हर संभव इलाज देने की सफल कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि ये हॉस्पिटल यहाँ आने वाले मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डायरेक्टर गौरी शंकर शर्मा ने ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए खोले हैं ताकि जयपुर जाने नहीं पड़े व अजमेर जाने नहीं पड़े। और इसमें जो जो सुविधा जो जयपुर से जांच होती है वो यहाँ पे जयपुर नहीं होके स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये जांच चालू हो गया। साथ ही साथ आसपास में जो चीज नहीं है, सिटी स्कैन तक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये तो दूर की बात है, जो गरीबों के डिलीवरी होती है वो डिलीवरी में कभी कभार खून के लिए पेशेंट रास्ते में खत्म हो जाता है,
मगर दूदू तहसील में स्वस्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी ब्लड स्टोरेज के ऐसे रखा है जो मरीज रास्ते में जाके बस जयपुर जाके ब्लड लेने की आवश्यकता नहीं है और ये ब्लड इनको यहीं मिल जाएगा विद इन 2 मिनट्स, जिसके कारण आज दूदू स्वास्थ्य हॉस्पिटल आगे से आगे बढ़ रहा है और मरीजों के भीड़ इकट्ठा हो रहा है। और सरकार के जितनी भी चिरंजीवी योजना से लेके जो भी योजना है, इस योजना के तहत इन्होंने गरीबों के साथ पूरी इलाज कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। डब्ल्यू गोस्वामी, हर खबर, ब्यूरो चीफ, राजस्थान। कोटपुतली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। रैली में केंद्र सरकार के मंत्री और सांसद शामिल हुए। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने देशवासियों से अपील की कि 13 से 15 अगस्त तक केंद्र सरकार ने जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने अपने घरों पर भारत देश की आन बान शान का तिरंगा अवश्य लगाएं। क्षेत्रीय विधायक अविनेश महर्षि ने प्रेस वार्ता आयोजित करके रतनगढ़ पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में कहा कि गैनाड़ी और नालियों की सफाई में केवल खानापूर्ति के सिवाय कोई काम नहीं हुआ। बीते दिनों आई बारिश ने पोल खोलकर रख दी है, जिसका खामियाजा बाजार के व्यापारियों को उठाना पड़ा। एक तरफ पालिका सफाई करवाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ गैनाड़ी पर अवैध कब्जाधारियों को पट्टे बना के दे रही है। ये बात साफ जाहिर हो रही है कि पालिका अध्यक्ष ने सफाई और पंप सेट लगवाने के नाम पर खुला भ्रष्टाचार किया है। महर्षि ने कहा कि बरसाती पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से स्वीकृत ड्रेनेज योजना पास हो गई है, लेकिन बेहद ही चिंताजनक बात है कि अभी तक पालिका प्रशासन योजना की क्रियान्वयन की तरफ कदम नहीं उठा पाई। वहीं राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम में पट्टा वितरण जैसी आम जन को राहत देने वाली योजना चला रही है। इस योजना में भी पालिका ने खुली चौथ वसूली शुरू कर रखी है। अभी तक अधिकांश लोगों के पट्टे नहीं बन पाए हैं। हम आज आपको तकलीफ इसलिए दी है, पिछले काफी दिनों से नगर पालिका रतनगढ़ के बारे में बार बार स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के संज्ञान में लेने के बावजूद भी रतनगढ़ नगर पालिका आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और रतनगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि ये दोनों खुले रूप से जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहाँ पर चलाया है, यदि कोई आवाज उठाने की कोशिश किसी जनप्रतिनिधि ने की तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनकी आवाज को दबाने का काम भी करने से ये बाज नहीं आए। धौलपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता अशोक शर्मा का बुधवार सुबह 4 बजे हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिसके बाद धौलपुर के चंबल मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अशोक शर्मा के निधन की खबर सुनते ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके निवास स्थान पर पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी माने जाने वाले अशोक शर्मा पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के सबसे बड़े बेटे थे। जयपुर जिला परिषद सीईओ जसप्रीत सिंह संधू ने सांभर लेक पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली, जिसमें पंचायत राज विभाग की कई योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सांभर लेक पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट कम होने पर विकास अधिकारी पर नाराजगी जताई और कार्यशैली में सुधार की हिदायत दी। इस दौरान सीईओ
जसप्रीत सिंह संधू ने मनरेगा योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ मिशन को लेकर ग्राम पंचायत वार सरकारी योजनाओं की धरातल हालात को लेकर समीक्षा की। देखिए, आज हमने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की सांबर लाइट और किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति इसका रिव्यू किया। हमने सभी मनरेगा और डीपीआरडी की योजनाओं को रिव्यू किया और इसमें जो भी राज्य सरकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं सभी को अवगत करवाया। विकास के संबंधित सभी को प्रपोजल टाइमली सैंक्शन करवाने और टाइमली। खबर बीकानेर से है, जहां राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के बैनर तले प्रदेश भर से आए प्रधानाचार्यों ने शिक्षा निदेशालय पर धरना और प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष दयालाल पाटीदार ने बताया कि विभागीय पदोन्नति में गलत तरीके से उनकी पूर्व में हो चुकी डीपीसी की वरिष्ठता को जानबूझकर ऊपर नीचे कर दिया और बिना किसी नियम के एक समिति बनाकर डीपीसी में हेराफेरी करने का काम किया। ऐसे में उन्होंने शिक्षा निदेशक से मिलकर ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और उचित न्याय देने की मांग रखी है। अलवर के कारोबारी राखी और सट्टा घनश्याम सैनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात में शामिल स्कॉर्पियो सहित 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए। गौरतलब है कि घनश्याम सैनी का 29 जुलाई को अपहरण करके आरोपी ले गए थे। वही पुत्र अनिल कुमार ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर तिजवारा के पास नौरंगाबाद गांव में हाईवे पर सड़क किनारे घनश्याम सैनी जख्मी हालत में मिला, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक के दोनों पैरों में गोली लगने के घाव थे। वहीं एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि अब तक की पूछताछ से सामने आया कि घनश्याम से आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। 40 लाख रुपए पर आकर रुकी। सैनी के मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। ये अभी तक इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं आया, लेकिन अगर किसी के साथ भी कोई और लिंक आता है तो वो भी हम अनुसंधान करेंगे। देखिए, अगर ऐसा कोई भी गैंग या ऐसी कोई भी घटना होती है जहाँ पे पुलिस की वर्दी पहनकर या पुलिस का नाम लेकर इस तरीके की घटना की जाती है तो उसको सबसे स्ट्रिक्टली लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य सरकार ने 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है। इसको लेकर छात्र नेताओं ने काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं सभी ने अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार भी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर के छात्र नेताओं ने अपनी क्या कुछ रणनीति बनाई है, भीलवाड़ा संवाददाता पवन बावरी ने एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। 2 साल के अंतराल के बाद अब वापस छात्र संघ चुनाव समीप आ चुके हैं। राज्य सरकार ने 26 अगस्त की तारीख दी है और इसी के तहत एनएसयूआई और एबीवीपी के और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्तर पर चुनाव जीतने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। कॉलोनी में पोस्टर लगा दिए गए हैं। एनएसयूआई भी अपने स्तर पर बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। वहीं एबीवीपी ने भी बड़े रूप से अपने प्रतिनिधि को कॉलेज में उतारने की 20 तारीख को घोषणा की है। उसके बाद हम आज पहुंचे हैं माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज में, जहां हम आज छात्रों से बातचीत करेंगे और बातचीत में हमसे इनसे जानेंगे कि भीलवाड़ा शहर के आपके मुद्दे क्या हैं और मुद्दों से हम ये जानेंगे कि विकास के लिए और छात्र हितों के लिए आप क्या कार्य करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, एबीवीपी कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े हैं सभी, तो हम इनसे बात करते हैं और बातचीत में क्या मुद्दे रहेंगे और क्या चुनाव की रणनीति और छात्र हितों के लिए क्या सवाल जवाब किए जाएंगे। गौरव साहब, तो इनसे बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर 2 साल के अंतराल के बाद जब चुनाव आ गए पास में, क्या रणनीति है? देखिए, मेरा नाम गौरव कुमार शाह, कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। देखिए, राजस्थान सरकार की तरफ से जो 26 जुलाई को जो चुनाव की तारीखें आई हैं,
उसके लिए विद्यार्थी परिषद इस निर्णय का स्वागत करती है और पूर्ण रूप से तैयार है इन चुनावों के लिए। तो हमारे पीछे खड़े हैं, तो इनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार 2 साल का अंतराल बीत चुका है और अब वापस चुनाव होने वाले हैं, और इस 2 साल में छात्र हितों में किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए, और एबीवीपी के आप छात्र हैं तो एबीवीपी ने क्या कार्य किया? धवल कुमार शर्मा, एबीवीपी कार्यकर्ता। जो पिछले जो 2 साल निकले हैं उसमें अपन देखते हैं कि किस तरह एक विद्यार्थी ने जीवन जिया है, एक शिक्षा जगत का काम कैसे निकला है। इस महाविद्यालय की बात करूं तो इस महाविद्यालय में 50% से ज्यादा विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, परंतु जब इस महाविद्यालय में पढ़ाई की बात करूं तो महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं और शिक्षकों की कमी सबसे शुरुआत हो सरस्वती वंदना से, और इनका ये जवाब था। हमारे पीछे एक विकास जी प्रजापत खड़े हैं जो हमेशा छात्र हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं और उनकी आवाज हमेशा बुलंद भी रहती है, और एबीवीपी के एक ढाल बनकर ये कार्य कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। तो हम इनसे जवाब करते हैं कि छात्र हितों के लिए क्या करना चाहिए जब यदि कोई भी छात्र अध्यक्ष बन के आए कॉलेज के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो राजस्थान ने सरकार ने वर्तमान के अंदर जो छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है, तो एक हिसाब से हम लोगों को बहुत खुशी हुई। चुनाव की घोषणा करने के बाद छात्र नेताओं और कुछ छात्रों के बीच में खुशी का माहौल रहता है, परंतु हम लोग देखते हैं कि इस देश के संविधान ने प्रत्येक उस व्यक्ति को मतदान का अधिकार हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र को दिया है। तो दूसरी तरफ मतदान का अधिकार प्रत्येक छात्र को दिया है, उसी प्रकार चुनाव लड़ना है या चुनाव के अंदर खड़ा होने का अधिकार भी इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान हम लोगों को ऑथराइज करता है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव की घोषणा के बीच में मुझे कहीं ना कहीं एक मौलिक अधिकार का हनन इस राजस्थान सरकार द्वारा देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से चुनाव कब होने चाहिए? चुनाव सब सारी परीक्षाएं पूर्ण रूप से हो जाए, सारे प्रवेश, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाए, सारे छात्र इस महाविद्यालय के अंदर नियमित क्लासें चलने लग जाएं। अब साफ सी स्थिति है कि जब तक बच्चा क्लास में नहीं आएगा तो बच्चा वोट मांगने कहाँ जाएगा? प्रत्याशी अगर अपनी मतदान सूचियों के अंदर नाम नहीं होगा, क्लासें नहीं चलेगी तो बच्चा जाएगा कहाँ? जो लास्ट 2 सालों से कोविड काल के कारण चुनाव जो बंद थे, जो अभिषेक जी चौधरी, बड़े भाई साहब अभिषेक जी चौधरी के आह्वान पर जो उन्होंने हर एक छात्र, जो छात्र नेता जो कॉलेज में जो तैयारी करता है, हर मतलब उन्होंने चुनाव को भाई साहब की बात रखी और चुनाव करवाने का जो निर्णय लिया, सबसे पहले बड़े भाई साहब अभिषेक जी चौधरी का आभार। और मेरा यही मुद्दा है कि कॉलेज का फर्स्ट मेरा मुद्दा है जो ये एनसीसी का ग्राउंड है जो आप देख रहे हो, जो खेल ग्राउंड है, जो एनसीसी ग्राउंड है, इसकी इतनी दुर्गति हो रखी है कि अपने गांव के जो तालाब होते हैं ना, उसकी तरह बारिश के दिनों में तालाब भर जाता है। और मेरा सेकंड मुद्दा ये है कि यहाँ कॉलेज कैंपस के अंदर एक डिजिटल रूप से लाइब्रेरी हो। राजस्थान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब द्वारा आए दिन नई भर्तियों का, योजनाओं का मतलब अच्छे तरीके से युवाओं को रोजगार देने की फुल कोशिश की जा रही है। और ये है कि मतलब नई योजना और गाँवों के अंदर जो भाई नहीं समझ पाता है उनको गाँवों के अंदर चिरंजीवी योजना हो गई, और जैसे कि चिरंजीवी योजना हो गई है और भामाशाह वाली योजना हो गई, जन आधार कार्ड वाली योजना गाँव के अंदर पहुंच सके और चल रही है। युवाओं के लिए क्या करें? युवाओं के लिए नई भर्तियां की जा रही है और युवा उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ की जो योजना लाई गई है, ये एक तरह से छात्राओं के लिए अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें 4 साल की जो अपना स्टूडेंट अग्निपथ में जाएगा उसमें वहाँ पर समय देगा, 4 साल बाद में वो वापस घर पर भी आ सकता है। उसके अलावा केंद्र सरकार ने उसके लिए दूसरी व्यवस्था भी कर रखी है। जैसा कि माहौल बिगड़ा था बीच में, विपक्षी सरकारों ने जो माहौल बिगाड़ा था बिना फालतू का, कि लोग यहाँ पर केंद्र सरकार मोदी जी के बारे में जो कहा था वो गलत था, इसके लिए अग्निपथ अच्छी व्यवस्था है। आप देख ही रहे होगे क्या क्या घटना घट रही है छात्राओं के ऊपर, उसको लेकर राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए और कोई ऐसे नियम लागू करने चाहिए जो छात्राओं के हित में हो। हाँ, मैं ही जैसे वर्तमान स्थिति सभी देख रहे हैं कि छात्राओं के साथ अनेक सारी घटनाएं घटित हो रही है, जिसको देख करके छात्र संघ चुनाव यदि गर्ल्स कॉलेज से भी होते हैं तो एक छात्रा जब एक छात्रा का नेतृत्व करेगी तो छात्राओं में जिज्ञासा जगेगी कि हम भी ब्रेव है। एक छात्रा मतलब सहभागिता लेगी तभी उसे समझ में आएगा कि हाँ वाकई में कुछ छात्राएं कर सकती, तो अपनी सुरक्षा
और साहसी बन करके घटनाओं का अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं का सामना करें। इस प्रकार राजस्थान सरकार में आए दिन नई नई भर्तियों का ऐलान किया जा रहा है। कुछ वर्षों पूर्ण आज 3-4 वर्षों में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजस्थान में गहलोत सरकार ने युवाओं से एक बड़े बड़े वादे किए थे। 5 लाख भर्तियां निकालने का सबसे बड़ा मुद्दा रखा था। किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे। उनको कभी ना कभी भ्रमित किया, भ्रमित करके लोगों को भ्रमित किया। उसी प्रकार उनसे वोट मांग के सब सरकार सीटों पर बैठे। उन बहुत सारे मुद्दे को ठुकरा दिया गया। लास्ट टाइम समय आने पर भर्तियां निकाली गई। 2 साल से राजस्थान में भर्तियों का इतना बड़ा अंदेशा देखा जा रहा है कि एक भी भर्ती सक्सेसफुल पूर्ण रूप से परिणाम युक्त नहीं हुई है। ये गिरौनी सरकार जो मिली हुई, सारे जो नेता इसके अंदर मिले हुए होते हैं, सारे अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी जिनमें मिले होते हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं पेपर आउट होता है। वो पेपर आउट होने के बाद परिणाम पूर्ण रूप से नहीं होता है। ये सारा हमसे अपन देखने को मिलता है। रोजगार का जो अभी कहते हैं भारत देश में सबसे ज्यादा युवा रहता है, इस विश्व का सबसे ज्यादा जो इस भारत देश में रहता है, वो युवाओं को किस दिशा में जाना, इस सबसे बड़ी राजस्थान की समस्या है रोजगार, और पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं है। बहुत बड़ी समस्या का मुद्दा है। एक विषय और बताना चाहता हूँ, मैं इस महाविद्यालय का छात्र हूँ। मैं लगातार MA परिषद में पढ़ाई करता हूँ। मैं कई वर्षों से महाविद्यालय को देख रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, विद्यार्थी प्रेस का कार्यकर्ता भी हूँ मैं। तो अपन ने कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं। इस भारत देश में बहुत बड़े बड़े हर चीज की समस्या रही। एक ऐसे युवा प्रेरणा स्रोत किसी की विवेकानंद जी की स्मृति मूर्ति जो यहाँ नहीं बनी हुई है, कोई स्मारक नहीं बना ऐसा। सभी मुद्दों को हमने जाना, सभी छात्रों ने बेबाकी से अपना सवालों के जवाब दिए। और कैमरा पर्सन सूरज के साथ पवन बावरी, हर खबर न्यूज़ चैनल दिलवाड़ा। खबर आवतसर से है, जहां थाड़का गांव के पास कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक सरकारी अध्यापक की मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस की माने तो मृतक का नाम सुखराम मेघवाल निवासी सेरखा हनुमानगढ़ बताया जा रहा है। मंडवा चूड़ी के अजीतगढ़ गांव में स्थित थेलाड़ा बालाजी धाम मंदिर पर बालाजी पर्व नाम से पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। मंदिर महंत अनिल मुरारी शर्मा ने बताया कि यह बालाजी मंदिर 107 साल पुराना है और पुस्तक में मंदिर का इतिहास के साथ बालाजी महाराज का विवरण और आयोजित कार्यक्रमों को लेकर इस प्रकाशित पुस्तक में दी जाएगी जानकारी। इस मंदिर में दानदाताओं के सहयोग से समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता रहता है। श्री ठेलाड़ा धाम बालाजी मंदिर जो श्री वशेश्वर लाल जी केजरीवाल द्वारा निर्मित है, जो 107 वर्ष पुराना मंदिर है। तो इस मंदिर के ऊपर में एक बालाजी पर्व पत्रिका का अतिशीघ्र प्रकाशन करने जा रहा हूं, जो आप सब लोगों के सहयोग से छप रही है और जल्दी ही आपके भक्तों के सब बीच में होगी। और उस पुस्तक में मैं हनुमान जी के बारे में और मंदिर का इतिहास और जो भी कार्यक्रम हुआ उस सब का थोड़ा डिटेल वगैरह सब आप भक्तों के बीच में दर्शाने के रूप में लेकर। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां तारा देवी रामेश्वर लाल बजवाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से श्री श्याम मंदिर में आहूजा कंपनी का स्पीकर सहित माइक सेट भेंट किया गया। स्थानीय श्री श्याम मंदिर के पुजारी ने नवीन मशीन की पूजा करवाकर श्याम भक्तों को दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद दिया। ट्रस्ट के स्थानीय प्रतिनिधि संदीप बजवाज ने बताया कि तकरीबन 44,000 की लागत का आहूजा ब्रांडेड सेट मंदिर में लगाने से भजन कीर्तन में बहुत सुविधा हो जाएगी। आज श्री श्याम मंदिर में तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भजन कीर्तन के लिए ये माइक सेट स्पीकर सहित प्रदान किया गया है। बाबा श्याम की कृपा से ये माइक सेट जो मंदिर में सुबह शाम रोज भजन कीर्तन होंगे और इस माइक का उपयोग महिलाओं द्वारा प्रतिमा जी किए जाने वाले कीर्तन में भी। खेतड़ी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जवान दिनेश कुमार को मिला गैलेंट्री अवार्ड। कांस्टेबल से HC के पद पर पदोन्नति हुई। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पदोन्नति दी गई। IPS डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जारी किए आदेश। DSP CI सहित पुलिसकर्मियों ने दिनेश को बधाई दी है। राजस्थान में कुल 38 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति हुई है।
तो राजस्थान में कुल 38 पुलिसकर्मियों की पदोन्नति की गई है। जवान दिनेश कुमार को मिला गैलेंट्री अवार्ड। कांस्टेबल से एचसी के पद पर हुई पदोन्नति। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पदोन्नति दी गई। सांभर लेक में मुहर्रम के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सांभर उपखंड अधिकारी जयंत चौधरी ने बताया कि शांति समिति की मीटिंग में सभी समुदायों के लोग उपस्थित रहे। इस बैठक में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन, सफाई व्यवस्था के लिए नगरपालिका और बिजली विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। के आयोजन को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज सीएलजी मीटिंग आयोजित की गई है यहाँ पे 6 बजे सांबर लेक के अंदर। और इसके अंदर जो भी निर्देश दिए जाने थे शांतिपूर्वक आयोजन के लिए मुहर्रम के, वो आज यहाँ पर दिए गए। सभी समुदायों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी ने इसे सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने के लिए अपने अपने लेवल पर प्रयास किए जाने हेतु यहाँ पर जो है वो हमें प्रॉमिस किया है पुलिस और बयाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत गाजीपुर के गांव नगला अरौदा की नरेगा मजदूर महिलाओं ने बयाना में प्रभारी उपखंड अधिकारी अमित शर्मा को वहां की महिला सरपंच की ओर से लिखित ज्ञापन सौंपा। नरेगा मजदूरों का कहना है कि नगला अरौदा की सरकारी जमीन पर दबंगों की ओर से अतिक्रमण करके कब्जा करके उन्हें मनरेगा योजना के तहत काम नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। हम साहब चरागाह में काम कर रहे, कब्जा कर रहा है। हम नगला अरौदा के हैं और हम मिस्टॉल कर रहे, तो हमको मिस्टॉल नहीं करने। कल भी हमसे झगड़ा किया, डंडा ले लेके भागे और आज भी हमको झगड़ा किया है। हमारे परात फावड़े फेंक दिए और हम वहाँ से भगा दिए। आज साहब हम एसडीएम साहब से शिकायत करने को आए। नरेगा है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो हम मंजूर आदमी हैं, तो हम मंजूरी करने जाते तो ये मारपीट करते हैं और नरेगा पर काम नहीं करते हैं। नरेगा मंजूर है तो नरेगा का काम सरकार। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, खेतड़ी की बेटी सुनीता गुर्जर का कमाल। कश्मीर विश्वविद्यालय में लहराया राजस्थानी परचम। राजस्थानी भाषा पर व्याख्यान देकर प्राप्त किया है सम्मान। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सम्मानित किया। यूनिवर्सिटी लोगो प्रशिक्षित पत्र देकर के सम्मानित किया गया है। खेतड़ी की बेटी सुनीता गुर्जर का कमाल। कश्मीर विश्वविद्यालय में लहराया राजस्थानी परचम। राजस्थानी भाषा पर व्याख्यान देकर के सम्मान प्राप्त किया। यूनिवर्सिटी लोगो प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में हिरोशिमा दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया गया। डॉक्टर अर्चना पुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में विकिरण से होने वाले दुष्प्रभाव और इनसे बचाव विषय पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में कैंसर विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सक, रेडियोथेरेपी विशेषज्ञ सहित विभिन्न महाविद्यालय के शोधार्थी, संकाय सदस्य और वैज्ञानिक शामिल होंगे। बीकानेर में परिवहन अधिकारियों की तानाशाही निर्णय के विरोध में बाल वाहिनियों ने अचानक हड़ताल करके अपना विरोध जताया। बाल वाहिनियों संचालकों का कहना है कि आरटीओ के अधिकारी संभागीय आयुक्त के निर्देशों के आड़ लेकर उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं। हड़ताल के बाद शहर के कई स्कूलों के बाहर जाम की स्थिति बन गई है। कुछ स्थानों पर हालात ऐसे बन गए हैं कि पुलिस बुलानी पड़ी है। आपको बता दें, बाल वाहिनी चालक बच्चों को सुबह स्कूल तो ले गए, लेकिन उन्होंने वापस बच्चों को घर नहीं छोड़ा और अचानक हड़ताल की घोषणा कर दी। और इसकी सूचना बाल वाहिनी चालकों ने परिजनों को भी दी है। अभिभावकों ने बाल वाहिनी चालकों के अचानक हड़ताल करने को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए अचानक हड़ताल की घोषणा से बच्चों और अभिभावकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप लोग राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।